हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए प्लस आईएट के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी या फिर डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आपको इसके अलावा और कोई भी मटेरियल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इस वीडियो में ऐड करी है। इस वीडियो में मैंने आपके लिए ऐड करे हैं कुछ ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आप हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स सुनते हैं जैसे कि डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, हियरिंग लॉस। तो इन सब वर्ड्स के बारे में भी मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है, जिक्र किया है, ताकि आप लोगों के सामने जब भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उससे ईजिली टैकल कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं श्रवण बाधित या फिर श्रवण बाधिता। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वेट को किस चीज़ में नापते हैं? किलोग्राम्स में नापते हैं, राइट। हम लोग हाइट को किस चीज़ में नापते हैं? सेंटीमीटर्स में, राइट। तो ऐसे ही हम लोगों को जब साउंड का पता करना होता है, जब हम लोगों को साउंड का मापन करना होता है, जब हम लोगों को साउंड मेजर करनी होती है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डीबी। इसे हम लोग बोलते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं? डेसिबल, डीबी। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी नॉर्मल हियरिंग इंसान होते हैं वो छोटी से छोटी साउंड भी पकड़ लेते हैं, ठीक है, सुन लेते हैं। बट इनको डेफ की अगर हम परिभाषा देखें, डेफ की अगर डेफिनेशन देखें, तो इन्होंने बोला हुआ है इनेबिलिटी टू हियर साउंड 90 dB और ग्रेटर, या तो 90 dB या फिर उससे भी अधिक की साउंड ये लोग नहीं सुन पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हिंदी में भी मैंने लिखा है 90 dB या इससे अधिक ध्वनि सुनने में असमर्थ होते हैं ये लोग। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं भूलेंगे। सबसे पहले डेफ की डेफिनेशन क्या है कि भाई 90 dB से ऊपर की या फिर 90 dB तक की साउंड ये लोग नहीं सुन पाते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग, इसी को ही हम लोग देख लेते हैं कि हार्ड ऑफ हियरिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, हार्ड ऑफ हियरिंग किसे कहते हैं? सुनने में दिक्कत। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? इनेबिलिटी टू हियर साउंड बिलो 90 dB, 90 dB से कम की आवाज़ सुनने में असमर्थ। मतलब कि डेफ तो किसको बोलेंगे? जो 90 dB या फिर 90 dB से अबव की आवाज़ें नहीं सुन सकता, या फिर 90 dB से अगर नीचे की भी अगर आवाज़ें होंगी, अगर वो भी सुनने में असमर्थ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हार्ड ऑफ हियरिंग है। ठीक है, इन जितने भी हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं इनके पास कुछ बची कुची श्रवण की सुनने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडुअल हियरिंग होती है। मतलब कि बहुत ही ऊंची आवाज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन की आवाज़ें, या फिर कोई बहुत ही बड़ा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है उसकी आवाज़ें ये लोग सुन सकते हैं। तो थोड़ी सी इनके पास बची कुची श्रवण क्षमता होती है, हियरिंग कैपेसिटी होती है। और एक चीज़ और बताती हूँ चलो फ्रेंड्स, कि डेफ लोगों को हियरिंग एड ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता है। जो कम्प्लीटली डेफ होते हैं उनको हियरिंग एड ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता है। उनके लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट के हिसाब से अगर उनको हियरिंग एड दिया जाए तो उनको हियरिंग एड बेनिफिट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब फ्रेंड्स, इसकी एक एजुकेशनल डेफिनेशन भी होती है। एजुकेशनल डेफिनेशन मतलब देखिए, डेफ बहरापन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैन नॉट प्रोसेस लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑडिशन। देखिए जी, हमारे कानों में कोई भी आवाज़ जाती है, इन्फॉर्मेशन ही होती है एक तरीके की। ठीक है फ्रेंड्स, कोई बोल रहा है वो सुना, कोई आवाज़ आ रही है, मतलब कोई अननोन आवाज़ भी आ रही है, तो भी हमें पता लगेगा ना कि अननोन आवाज़ है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना। तो ये भी एक अनवांटेड इन्फॉर्मेशन ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कैन नॉट प्रोसेस लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन विद और विदाउट हियरिंग एड। देखिए, श्रवण यंत्र के साथ या बिना ऑडिशन के माध्यम से भाषाई जानकारी को संसाधित नहीं कर सकते हैं।
देखिए जी, भाषाई अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर कोई लिंग्विस्टिक वे में बोल रहा है, कोई बोल के एक डेफ इंसान को कुछ बता रहा है, तो वो उसे सुनने में असमर्थ रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं किसी डेफ इंसान को तो ये कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, इनको सुनाई बिल्कुल नहीं देगा। डेफ लोगों की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई। कोई भी इन्फॉर्मेशन ये ज़बानी तौर से या फिर बोलने के तौर से ये लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप आगे देख लेते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं कि विद हियरिंग एड। देखिए फ्रेंड्स, ये लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बोलने के थ्रू भी, लिंग्विस्टिक बोलने के थ्रू भी ये लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब अगर हमने इनको कुछ बोला तो ये उसमें से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनको पता लग जाएगी कि सामने वाला क्या कह रहा है, बशर्ते इनके पास हियरिंग एड होना चाहिए। हियरिंग एड के बिना तो ये भी असमर्थ होंगे सुनने के क्या सेकंड पर्सन बोल रहा है। ठीक है, बट अगर इनके पास हियरिंग एड है तो ये सुनने में समर्थ होते हैं। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो ज़रूर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अब डेफिनेशन क्लियर हो गई। मेनली आपको ये वाली डेफिनेशन लर्न करनी है। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर यही डेफिनेशन पूछी जाती है। बाकी एजुकेशनल डेफिनेशन ये एग्जैक्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि डेफ लोग कौन, जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, बिल्कुल कंप्लीटली डेफ होते हैं। ठीक है, हार्ड ऑफ हियरिंग कौन, जिनको श्रवण यंत्र या फिर हियरिंग एड के माध्यम से कुछ कुछ सुनाई देता है, उनके पास सुनने की बची कुची क्षमता होती है, रेसिडुअल हियरिंग होती है। ऑलराइट, आगे बढ़े। देखिए जी, अब पार्ट्स ऑफ ईयर आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जी, इसके पार्ट समझने के लिए ना आपको हियरिंग ये जो ईयर का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ईयर को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये होता है आपका, थोड़ा सा और इसको जूम इन करती हूँ। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट है ये क्या है आपका आउटर पार्ट, मतलब कि बाहरी हिस्सा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका है मिडिल ईयर, मतलब कि मध्यम हिस्सा। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य का हिस्सा, मध्य हिस्सा है ये। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपका इनर ईयर। सबसे पहली बात आपको इससे क्या चीज़ क्लियर हुई, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि हमारा जो कान है वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, अंदरी भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। समझ में आ गए कितने हिस्सों में बटा होता है? 3 हिस्सों में बटा होता है। बाहरी हिस्से में अब आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या, 2 आपको मेन चीज़ याद रखनी है। ये तो है आपका ईयर लोब, नीचे ये थोड़ा सा हिस्सा होता है ना कान के, जहाँ पे गर्ल्स या फिर लेडीज़ जहाँ पे कान में पहनती हैं, कोई भी इयररिंग पहनती है, उसको कहते हैं हम लोग ईयर लोब। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना, PINNA, पिन्ना। खैर आपको ये चीज़ अभी याद नहीं रखनी है, आप सिर्फ इसको ध्यान रखिए कि ये क्या कहलाता है, ईयर लोब। ठीक है फ्रेंड्स, एक जो आपके अंदर, जैसे आप लोग अगर ईयर के अंदर अपने हाथ डालेंगे तो एक रास्ता अंदर जाते हुए दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ईयर कनाल। क्या बोलते हैं? ईयर कनाल। ये आपकी 2 चीज़ आपको याद रखनी है जो आपकी बाहर ही आउटर ईयर में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका ये मिडिल ईयर आ जाता है। मिडिल ईयर में आपको याद रखना है ईयर ड्रम। क्या याद रखना है? मेनली ईयर ड्रम होता है किसमें? आपके मिडिल ईयर में। ये देखिए, ये छोटा सा पर्दा होता है ना, जब आपका ये ईयर कैनाल ख़त्म हो जाती है, यहाँ से शुरू होता है, तो ये वाला आपका एक पर्दा सा आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? इसके बाद देख लीजिए अब जी, आपकी ये इनर ईयर यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो आपको छल्ले जैसी चीज़ दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं कॉकलिया। COCHLEA, कोक्लिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? कॉकलिया। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है बाहरी पार्ट में, मतलब कि फ्रेंड्स आउटर ईयर में आपको क्या याद रखना है? ईयर लोब और ईयर कैनाल।
ठीक है। जो बीच का ये सतह है, इसमें ये जो बीच की आपका भाग है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें मेनली क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। इनर ईयर, ये रहा आपका इनर ईयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें क्या होता है आप कोक्लिया। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आवाज़ के। ठीक है, ये मेन हिस्सा होता है हमारी जो भी हम लोग सुनते हैं उसको प्रोसेस करने में और ब्रेन तक पहुंचाने में। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसी से जुड़ी हुई एक यहाँ से नर्व जाती है, इसी से जुड़ी हुई, देखिए ये वाली जो है ना, इसी से जुड़ी हुई यहाँ से एक नर्व जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व ये हो गया हमारा ईयर कैनाल, और ये होती है हमारी ऑडिटरी नर्व, ये हमारे सीधा ब्रेन में जाती है, जो कि हमें बाहरी आवाज़ जो भी पड़ती है उससे हमें पता लगता है हाँ जी ये आवाज़ किसकी थी। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये वाला सवाल बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल पर्सन कैन हियर 0 से लेकर 180 dB तक। हमने डेफ लोगों का क्या पढ़ा था, 90 dB से अधिक का वो नहीं, 90 dB या फिर 90 dB से अधिक वो नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, 90 dB तक का भी वो नहीं सुन सकते हैं। पर एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर भी और 180 डिग्री तक वो आराम से सुन सकता है। ठीक है, 85 dB से ऊपर की आवाज़ें एक इंसान के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। ये आवाज़ें मैं आपको किसकी बताऊं, जैसे कि स्टेडियम होता है ना, काफ़ी बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, तो उसमें काफ़ी तेज़ तेज़ गाने बजते हैं, तो वो 85 डेसिबल से ऊपर के होते हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मल ईयर के लिए क्या है, हार्मफुल होते हैं, तो हमें बचना चाहिए उन आवाज़ों से, ऐसी आवाज़ों से। पर जो नॉर्मल ईयर है उसको देखा गया है कि वो 180 dB तक आसानी से सुन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई लाउडनेस की बात। एक होती है फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी की बात, तेज़ी, फ्रीक्वेंसी, तेज़ी। आप ना लोहे का स्केल होता है, हम लोग क्या करते थे ना स्कूल में कि लोहे का जो स्केल होता है ना वो बेंच पे मारते थे, फिर वो है ना बाद में वाइब्रेट करता था बहुत अच्छे से, तो उस वाइब्रेशन की भी ना एक आवाज़ होती थी, वो हवा के कांटेक्ट में आता था और वाइब्रेशन की भी आवाज़ होती थी, मतलब कि वो तेज़ी दिखाता था और तेज़ी से उसमें से जो आवाज़ है वो ट्रैवल करती थी। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, तेज़ी। ठीक है, इस चीज़ को नापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हर्ट्ज़, जिसको बोला जाता है ऐसे शॉर्ट लैंग्वेज में हर्ट्ज़, HZ। DSSB में ये वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है और DSSB में ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। आपको ध्यान रखना है साउंड की फ्रीक्वेंसी किस चीज़ से नापी जाती है, हर्ट्ज़ से, HZ, हर्ट्ज़। ठीक है, और नॉर्मल इंसान की हर्ट्ज़ से क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 20 से लेकर 20,000 तक, 20,000 तक, 20 से लेकर 20,000 तक, याद रखिएगा 20 से लेकर 20,000 तक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, देखिए अभी मैंने आपको हम लोग dB, डेसिबल वगैरह की बात कर रहे थे ना, तो ऐसे ही अब ये डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है, इसको काफ़ी सारे भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। बट आप लोगों को अगर कोई आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी है, आप इन दोनों को लर्न मत कीजिए, आपको याद करना है यहाँ से माइल्ड से लेकर प्रोफाउंड तक। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोफाउंड बिल्कुल ही लास्ट की स्टेज है, 90 dB से अबव है ये। प्रोफाउंड मतलब बिल्कुल ही डेफ है बच्चा। माइल्ड, यहाँ पे थोड़ा सा हेयरिंग लॉस होगा, यहाँ पे और थोड़ा सा होगा, यहाँ पे और थोड़ा सा होगा, और 90 dB से अबव मतलब कम्प्लीटली डेफ। ठीक है, और इससे नीचे वाले ये जितनी भी ये वाली डिग्रीज़ हैं ये dB में है सब। ठीक है, ये वाली जितनी भी डिग्रीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड ऑफ हेयरिंग। क्या बोलते हैं, हार्ड ऑफ हेयरिंग, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। प्रोफाउंड लोगों को हम लोग बोलते हैं डेफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए माइल्ड जिसको हेयरिंग लॉस होता है, माइल्ड मतलब बहुत ही हल्का सा माइल्ड जिसको हेयरिंग लॉस होता है, वो 26 dB से 40 dB तक नहीं सुन पाता है, असमर्थ रहता है। मॉडरेट लेवल का जिसको होता है वो 41 से लेकर 55 तक नहीं सुन पाता है। मॉडरेटली सीवियर जिसको होता है वो 56 से 70 dB तक नहीं सुन पाता है। सीवियर जो होता है वो 71 to 90 dB तक नहीं सुन पाता है, और 91 से 90 या फिर 91 से अबव तो मतलब कम्प्लीटली ही डेफ है। ठीक है फ्रेंड्स,
जब भी हेयरिंग एड देने की बात आती है ना, तो इन्हीं डिग्रीज़ को, इन्हीं डिग्रीज़ को देखा जाता है कि किस लेवल का हेयरिंग लॉस है, किस डिग्री का हेयरिंग लॉस है, और इसके हिसाब से उनको हेयरिंग एड दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है टाइप्स। हम लोग टाइप्स की बात करेंगे, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप है हमारा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SHL, याद रखेंगे, SHL। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या होता है? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, जहाँ पर भी न्यूरल आ जाए ना, न्यूरल, ठीक है, ध्यान रखना, कुछ ना कुछ दिमाग से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, दिमाग से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, अंदरी हिस्से के बारे में बात हो रही है। तो देखिए ये फ्रेंड्स, हमने अभी आपका स्ट्रक्चर देखा था ईयर का। देखिए ये आउटर भाग है, ये बिल्कुल ठीक है, ये मिडल भाग है, ये बिल्कुल ठीक है। बट सेंसरी न्यूरल में याद रखिएगा कि ये जो इनर भाग है ये ठीक नहीं होता। इम्पेयरमेंट किस में होती है? गड़बड़ किस में होती है? अंदरूनी भाग में होती है, इनर ईयर में होती है। जब भी आपसे पूछा जाए सेंसरी न्यूरल लॉस कहाँ का हेयरिंग लॉस है, तो हम बोलेंगे कि इनर ईयर का हेयरिंग लॉस है। इनर ईयर उसमें अफेक्ट होता है, अंदरूनी हिस्सा उसमें अफेक्ट होता है। समझ गए फ्रेंड्स? अब ये मैंने बताया था कोक्लिया इम्प्लांट, मतलब कोक्लिया जो हमारे पीछे होता है, यहाँ पे जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है आवाज़ों को ब्रेन तक पहुँचाने में, वो इसमें गड़बड़ हो सकती है। या फिर मैंने आपको बताई थी ऑडिटरी नर्व, जो कि एक नस होती है, एक नर्व होती है जो हमारे दिमाग में जाती है, जो कि सिग्नल्स पहुँचाती है कि साउंड आई है तो आई क्या है। उससे हमारे ब्रेन को पता लगता है कि अच्छा ये किसकी आवाज़ है, ये टेलीविज़न की आवाज़ है, ये किसी गाने की आवाज़ है। ठीक है, तो साउंड को पहचानने के लिए भी ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो ऑडिटरी जो हमारी नर्व होती है, ऑडियो से याद रखना, ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी जो हमारी नर्व होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? आवाज़ पहुंचाने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। पर आप अभी फ़िलहाल के लिए ये ध्यान रखिए कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहाँ पे होता है? अंदरूनी हिस्से में होता है, कान के। ठीक है फ्रेंड्स, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कारण, इन्फेक्शन, संक्रमण। इन्फेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्फेक्शन हो गया मतलब किसी को पानी से इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई मेजर इन्फेक्शन हो गया, किसी को फ्रेंड्स कोई फूड पॉइजनिंग हो गई, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, प्री मैच्योर बर्थ मतलब जन्म समय से पहले जन्म, हम बोलते हैं ना कि 7 मंथ्स में बेबी हो गया या फिर 6 मंथ्स में बेबी हो गया, तो ये वही वाली सेम कंडीशन है। ठीक है, प्री मैच्योर बर्थ अगर हो जाता है बच्चे का, तो उसमें चांसेस होते हैं कि ये वाला हिस्सा जो अंदरूनी भाग है हमारे कान का वो अच्छे से ना बने। ठीक है फ्रेंड्स, बर्थ एस्फिक्सिया, इसमें क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू चाइल्ड, बच्चे को ऑक्सीजन की आपूर्ति, बच्चे को जैसे माँ सांस लेती है, अगर वो बच्चा वूम्ब में है अभी, ठीक है, कोख में है अभी, तो उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसके जितने भी शरीर के हिस्से हैं वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं इसको। अगर ऑक्सीजन नहीं जाती या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लू बेबी या फिर येलो बेबी, हम कहते हैं ना बच्चे को पीलिया हो गया था, पहले ही जन्म से पहले पीलिया हो गया था, तो जब बच्चा डिलीवर होता है ना, तो या तो बच्चा बहुत ज़्यादा नीला दिखेगा ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, या फिर उसको पीलापन आ जाएगा, येलो कलर का बेबी हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा येलो नहीं, बट हाँ स्किन ऐसी नहीं रहेगी जैसे एक नॉर्मल बेबी की रेडिश पिंकिश सी रहती है, वैसी नहीं रहेगी, येलो कलर का थोड़ा सा इफेक्ट बच्चे में आ जाएगा, तो लगता है कि यार ये येलो बेबी है। जॉइंटिस की शिकायत हो जाती है पहले। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद वायरल इन्फेक्शन, अभी फ़िलहाल में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा एक पीक पर चल रहा है, वो है मंकी से रिलेटेड, मंकी इन्फेक्शन है शायद, वो कुछ मंकी वायरल है वो शायद कुछ, तो ये वाला इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी कोरोना बहुत ज़्यादा चला था, इससे पहले ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी भी एक बहुत बड़ी बीमारी थी जो कि चली थी। तो ऐसे तरीके के वायरल जो भी हमारे होते हैं उससे भी हमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सपोजर ऑफ एक्सरे इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी,
गर्भावस्था की पहली तिमाही में एक्सरे का एक्सपोजर, मतलब कि जब मदर एक प्रेग्नेंट है, उसके फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले के 3 मंथ्स चल रहे हैं और उसको एक्सरे कि आपको रेस पता है कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है वो हमारे शरीर के लिए या फिर हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन के लिए, आँख के लिए, नाक के लिए, कान के लिए बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट करती है, बिकॉज़ वो एक्सरे की रेस हमारी जस्ट बॉडी के अंदर तक जाती है। ठीक है, तो पहले ट्राइमेस्टर मतलब पहले जो हमारा तिमाही हिस्सा होता है, प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं किसी भी मदर के लिए या फिर किसी भी चाइल्ड के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे एक स्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहा होता है बच्चे का, सिर्फ अभी स्ट्रक्चर ही तैयार हो रहा होता है बच्चे का, तो इसलिए एक्सरे की इतनी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हार्मफुल ड्रग्स, हानिकारक दवाइयाँ। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना सलाह लिए आप लोग दवाई ना लें। जी हाँ, वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। ऐसा डॉक्टर्स अगर आपको बताते हैं तो वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनकी सलाह माननी भी चाहिए। उनमें ऐसे हार्मफुल ड्रग्स होते हैं जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप उसको ले लेते हैं। कभी कभी उसका ओवरडोज भी हो जाता है, ओवरडोज के कारण हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के हाई चांसेस रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ट्यूमर, फोड़ा हो जाना पेट के अंदर ही, या तो गर्भावस्था में या फिर आपके स्टमक में ही फोड़ा हो जाना। ठीक है, या फिर कान में, बच्चे के कान में ही फोड़ा हो जाना, ट्यूमर आ जाना। ट्यूमर मतलब कि कोई मांस का हुआ सा वो रहता है, एक पार्ट रहता है। ठीक है, एक मांस का एक फोड़ा सा बन जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूमर। उसमें एक आपके हार्मफुल एंजाइम्स भी रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी इतना ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, ये मैं अब बर्थ के बाद की बात कर रही हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा मेजर एक्सीडेंट, मतलब वो बच्चा अच्छे से उसने जन्म लिया, उसकी हेयरिंग सेंस उसके पास था, बहुत अच्छा हेयरिंग सेंस था, बाद में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि उसको ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसके सीधा यहाँ पर या फिर यहाँ पर वो एक्सीडेंट ने अफेक्ट किया, या फिर कान पे इतनी तेज उसको अफेक्ट किया, उस एक्सीडेंट ने कुछ ना कुछ हानि पहुँच गई, इम्पेयरमेंट हो गई, जिसके कारण उससे उसका जो अंदरी भाग है जो कान का, वो खराब हो गया। समझ गए आप। इसके बाद डिजीजेज लाइक मीजल, मम्प्स, टीबी, मतलब कि खसरा, कंठमाला और टीबी जैसी बीमारियां, गला पड़ जाना किसी को खसरा आ जाना, जिसको हम बोलते हैं कि जी चिकन पॉक्स। ठीक है, इनको भी हम लोग मम्प्स बोलते हैं। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो जाना। ठीक है, ये फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी होती है, लंग से रिलेटेड बीमारी होती है। तो ये सब भी बहुत एक मेजर कारण रहते हैं हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं एक आपको रीज़न और बताना चाहूँगी, यदि मदर एंड फादर का क्या ब्लड ग्रुप सेम हो, ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है हेयरिंग इम्पेयरमेंट की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा हमारा कौन सा टाइप है, दूसरा हमारा टाइप है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। क्या टाइप है? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। हिंदी में क्या है? प्रवाहकीय श्रवण हानि। इसको हम लोग कैसे देखेंगे? देखिए, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में क्या होता है, या तो आपका आउटर भाग, बाहरी जो आपका भाग है ये अफेक्ट होगा, या फिर आपका ये अंदरी जो हमने पढ़ा था ना ईयर कैनाल, या फिर आपका ये मिडल भाग खराब होगा। इसमें आपका अंदर वाला ईयर जो इनर ईयर है ये ठीक होता है। बिल्कुल समझ में आ गया। सेंसरी न्यूरल में इनर ईयर में दिक्कत होगी, कंडक्टिव में या तो आउटर ईयर या फिर मिडल ईयर में दिक्कत होगी। फ्रेंड्स, कभी कभी ना क्या होता है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो प्री मैच्योर बर्थ हो जाते हैं, जिनका समय से पहले हो जाता है, उनके ना बॉडी बन नहीं पाती है पूरी तरीके से। तो क्या होता है ना कि उनका ये कान होता ही नहीं है बाहर का। और ये जो बाहर की चीज़ होती है ना, ये पता है कितनी रिस्पॉन्सिबल होती है एनवायरनमेंट से साउंड कलेक्ट करने की। और एनवायरनमेंट से साउंड कलेक्ट करने की एक कप की तरह होती है ना, हम लोग ऐसे आवाज़ सुनते हैं तो एक कप की तरह होती है, साउंड कलेक्ट करती है और इस ईयर कैनाल में डाल देती है। ठीक है, फिर यहाँ से प्रोसेस होता है, ईयर ड्रम पे जाती है, फिर ये यहाँ पे जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा देखा गया है कि जो प्री मैच्योर बर्थ हो जाते हैं, जन्म से पहले हो जाते हैं, उनका ये कान होता ही नहीं है।
तो वो आवाज़ अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। आउटर ईयर में तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई, समझ गए। इसके बाद इनर ईयर में क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ फंस जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ फंस जाए, आवाज़ जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। ईयर ड्रम अगर आपका ख़राब हो जाए, फट जाए, आवाज़ जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। यहाँ पर अगर आपका एक्सेसिव वैक्स मतलब कि कान का मैल जमा हो जाए, ये भी कारण होता है मेजर आपके हेयरिंग लॉस होने का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कॉजेज़ क्या क्या रहते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कॉजेज़ हमारे क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहला है ईयर इन्फेक्शन, कान संक्रमण हो जाए, जैसे कि ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी किसी के कान में कोई पिंपल भी हो जाता है और कान फिर फ्लो करने लगता है, उसमें से मतलब एक वाइट डिस्चार्ज आने लगता है, तो वो भी बहुत बड़ा एक रीज़न होता है किस चीज़ का, एयर इन्फेक्शन का। ठीक है, या फिर कोई कीड़ा काट जाए, उससे भी हो सकता है। उसके बाद फ्लूइड बिल्डअप इन द मिडल ईयर, मतलब कि मध्य कान में द्रव निर्माण, आमतौर पर एलर्जी या सर्दी के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, ईयर कैनाल जो हमने अभी पढ़ा था, जो हमारी ऐसी सी एक कैनाल थी, उसके अंदर हमारा क्या है, एक फ्लूइड, एक द्रव्य पदार्थ सा जमा हो जाना, किसके कारण, या तो कोल्ड के कारण या फिर एलर्जी के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़े होल इन ईयर ड्रम। अब देखिए ईयर ड्रम होता है हमारा, उसमें अगर कान में छेद हो जाए, अगर कान में छेद होता है ना, तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इनका जो ईयर है वो फ्लो हो, मतलब कि उसमें से कुछ ना कुछ गंदा द्रव्य पदार्थ निकलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और ईयर में जिसको होल होता है, ऑब्वियस सी बात है, चाहे उसको थोड़ा हेयरिंग लॉस हो या फिर उसको ज़्यादा डेसिबल पे हेयरिंग लॉस हो, उसको हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ब्लॉकेज कॉज्ड बाय ईयर वैक्स, कान के मैल की वजह से ब्लॉकेज हो जाना कान में। ठीक है, इसके बाद फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रैप्ड इन ईयर। अब फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई विदेशी चीज़ है, ऐसा नहीं है। फॉरेन ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि कान की नहीं है, वो किसी और चीज़ की है, ऐसी चीज़ कोई कान में फंस जाना, ट्रैप्ड इन ईयर, कान में फंस जाना, ऐसी कोई वस्तु, जैसे कि पेंसिल फंस गई, ठीक है, या फिर मटर के दाने होते हैं ना, वो फंस गई। बच्चे कई बार क्या होता है, रबड़ फंसा लेते हैं, रबड़ जो होती है ना वो फंसा लेते हैं। तो इन सब कोई भी बाहरी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु अंदर चले जाना। अब यहाँ पे क्या है, बिगिन ट्यूमर, मतलब फोड़े की शुरुआत होना। अगर यहाँ पे फोड़ा है, फोड़े की शुरुआत होती है, तो वो फोड़ा दिन पे दिन बड़ा होता जाएगा और उससे क्या होगा, आवाज़ जो है वो ट्रैवल अंदर नहीं कर पाएगी अच्छे से। इसके बाद स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया, आउटर या फिर मिडल, कोई भी जैसे एक स्ट्रक्चर होता है कान का, अगर उसका स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ये बाहर का लोब नहीं है, पिना नहीं है, या फिर ये वाला कप नहीं है, तो क्या हो सकता है, हमें हेयरिंग लॉस हो सकता है, या फिर हमारी जो ईयर कैनाल है उसका स्ट्रक्चर ठीक ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है तीसरा टाइप। देखिए, सेंसरी न्यूरल अंदरी भाग, कंडक्टिव बाहरी और मध्य भाग, मिक्स्ड जो हमारा हेयरिंग लॉस होता है, ये मिश्रित हानि होती है इसमें, मतलब बाहर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, सबसे अंदर भी हो सकता है। ठीक है, देखिए आप, ये अभी तक बाहर ही में आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हमें हेयरिंग कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण हमें हेयरिंग लॉस हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इसके कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा जेनेटिक फैक्टर, मतलब कि अनुवांशिक कारक, मतलब कि या तो आपके दादाजी में ऐसी प्रॉब्लम थी, या फिर आपकी मदर में ऐसी प्रॉब्लम थी, या फिर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर जो भी पहले आपके होंगे, उनको हेयरिंग लॉस की दिक्कत रह चुकी है, तो जेनेटिक फैक्टर है। ठीक है, एजिंग, देखिए जी 65 से ऊपर आपने कई बुज़ुर्गों को हमारे देखा होगा जिनको ऊंचा सुनने लगता है। ठीक है, और उनको बहुत तेज़ आवाज़ें सुनने लगती है, या फिर ऐसा अवस्था उनकी हो जाती है कि उनको बिल्कुल ही फिर सुनना जो है वो बंद हो जाता है, तो वो एजिंग का कारण भी होता है, उम्र बढ़ने का कारण भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेसिव नॉइज़ ऑफन फ्रॉम वर्क और लिसन टू द लाउड म्यूजिक, मतलब कि एक्सेसिव नॉइज़ है। एक्सेसिव मतलब एक तो होती है वेरी लाउड वॉइस, एक होती है एक्सेसिव वॉइस, उससे भी ज़्यादा भयंकर अगर हमारे कानों में आवाज़ जा रही है और एक फ्रिक्वेंटली वे में जा रही है, मतलब लगातार जा रही है, तेज़ तेज़ जा रही है, तो उससे भी हमारा हेयरिंग लॉस है वो हो सकता है।
ठीक है फ्रेंड्स, सर्टेन मेडिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया दवा, कोई ना कोई ऐसी ड्रग्स ले लिया आपने, दवा ले ली जिसके कारण आपको ये हेयरिंग लॉस हो गया है। इसके बाद फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लू बेबी हो जाता है, येलो बेबी हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाती, ठीक है। तो बर्थ कंडीशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। बर्थ की कंडीशन अलग अलग हो सकती है, जन्म की कैसी स्थिति रही है, स्थिति के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि उसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट है नहीं है। ट्यूमर एंड डिसीजेस मैंने ऊपर आपको बताया। अच्छा देखिए, जो हमने सेंसरी न्यूरल में पढ़ा और जो हमने कंडक्टिव में पढ़ा, उन सभी के कॉजेज जितने भी मैंने आपको बताए, उन सभी के कॉजेज मिक्स्ड वाले में लिख दीजिएगा, ठीक है। मिक्स्ड वाले में लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हेड ट्रॉमा, सिर पे अगर चोट लगती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके श्रवण जो आपकी शक्ति है उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, हेयरिंग कैपेसिटी में आपकी दिक्कत आ सकती है। एयर वैक्स हो गया, एयर इन्फेक्शन हो गया। अब देखिए, कुछ टीचिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है। इससे मेन टीचिंग मेथड आपको बताऊंगी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इनका एक तरीका है, बहुत नाम है इस तरीके का, इसी तरीके से इनको जर्नली पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल कम्युनिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं? टोटल कम्युनिकेशन मेथड, ठीक है। हर एक तरीके से कुल संचार विधि, कम्युनिकेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं क्या आप जानते हैं? बोल के हम लोग कर सकते हैं, फ़ोन पे हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, हम कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं ना, हम बिना बोले भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको पता है, हेड हिला के, स्माइल करके, तो ये सब भी कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं, ठीक है फ्रेंड। जेस्चर्स करके, एक्सप्रेशन करके, ये सब के सब हमारे कम्युनिकेशन के ही पार्ट होते हैं। इन सब के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, संचार करते हैं, ठीक है। बट जो डेफ बच्चों के लिए है, देखिए ये टोटल कम्युनिकेशन मेथड का हिस्सा है। क्या क्या आता है इसमें देख लीजिए। सबसे पहले तो आप अगर एक डेफ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप इसको मुझसे भी आप पढ़ते हुए आप अपने दिमाग में एक छवि बनाते हुए चलेगा कि मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले आप लोग बोलेंगे, हेयरिंग इम्पेयर अगर बच्चा होगा, उसके पास अगर हेयरिंग एड होगा तो आपका बोलना अनिवार्य है क्लासरूम में, ठीक है फ्रेंड्स। जेस्चर्स करेंगे, ठीक है। सर्दी है तो सर्दी कीजिए, गर्मी है तो गर्मी कीजिए, गुस्सा आ रहा है तो गुस्से वाला फेस बनाइए, प्यार आ रहा है तो प्यार वाला फेस बनाइए, उसको जेस्चर्स बताइए, उसको पता तो लगे। अगर पूरी स्पीच नहीं भी जा रही है तो वो आपके जेस्चर्स से गेस कर सकता है कि आप एक्चुअली हो किस मूड में और क्या बोलना चाहते हैं। तो इसलिए इन लोगों के लिए जेस्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताना है हॉट बताना है, आप बताएंगे हॉट हॉट, और आपको अगर कोल्ड बताना है तो आप बताएंगे कोल्ड। अगर आप सीधा एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, आप सीधा साइन कर देंगे, ये कोल्ड का, ये हॉट का, फेस बिल्कुल ब्लैंक, बच्चे पे बहुत अलग असर पड़ सकता है, बहुत गंदा असर पड़ सकता है, वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा, ठीक है जी। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप स्टोरी पढ़ा रहे हैं, आपको बर्ड दिखानी है, ठीक है, जैसे आपको बर्ड बतानी है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी हिलानी पड़ेगी, हिलानी डुलानी पड़ेगी, ठीक है। इन केस अगर डांस भी करना पड़े तो आप करेंगे। क्या क्या हो गया? बोल के हो गया, जेस्चर्स, एक्सप्रेशन वगैरह बिल्कुल अच्छे होंगे, जेस्चर्स होंगे, जो बताना चाहते हैं उसी के हिसाब से जेस्चर्स होंगे। बॉडी मूवमेंट होगी, फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, जो कि मैंने अभी बात करी, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके होने चाहिए, अनिवार्य है। ये देखिए, पॉइंटिंग एट ऑब्जेक्ट, एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपने साइन करा एप्पल, अगर आप क्यों ना उसको एक रियल एप्पल ले जाके दिखा दें या फिर एप्पल की पिक्चर दिखा दें और उसकी तरफ पॉइंट आउट करें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पॉइंटिंग एन ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, पॉइंटिंग एट वर्ड्स, मतलब जिस भी वर्ड के बारे में आप बता रहे हो उस पर सबसे पहले पॉइंट करके दिखाइए बोर्ड पर कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। वरना आप यूँ ऐसे करके, पीछे करके और बताते चले जाए, वो पीछे तो क्या समझेगा कि किसके बारे में बता रही है। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, या फिर कौन सा वर्ड है, नहीं समझ में आएगा। उसके बाद आप लोग जितने से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन बच्चों के लिए यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो इन बच्चों के लिए
स्पीच प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने बच्चे ने साइन किया तो उसकी वो स्पीच प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आपने बोला तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि वो उसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे उन वर्ड्स को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी पढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लीजिए किस चीज़ की, टेक्नोलॉजी की। उसमें पूरी एक फ़िल्म की तरह पूरी स्टोरी चल रही है। सेकेंडली, आप लोग ड्राइंग का सहारा लीजिए। अब जैसे आपने रिटन कोई चार्ट बनाया, चार्ट पेपर बनाया है, रिटन है वो पूरा का पूरा, बच्चे को अच्छे से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जितने भी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनकी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड होती है, वोकैबुलरी उनको नहीं समझ में आती है। ठीक है, वो उनके पास एक, जैसे आम बच्चा है उसके पास 8 साल तक होते होते उसके पास 1000 शब्द है, 1000 वोकैबुलरी है। बट यदि एक कोई 8 साल का हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, उसके पास वोकैबुलरी नहीं होंगी, अगर वो 8 साल का है तो अगर उसके पास 100 शब्द भी हुए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ड्राइंग का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लेना। अब आता है राइटिंग। देखिए, ड्राइंग पहले कीजिए, राइटिंग उसके बाद में। अब आपको समझ में आ गया, हर एक वो तरीका अपनाया गया है जिससे इन बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, इसी के साथ आपको मेन क्या लेके चलना है, साइन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। आपको आनी चाहिए, बेसिक तो बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए जी, इनका होता है एक ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं ना मानसिक विकास। ठीक है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ऐसे ही हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं मानसिक विकास। ठीक है, भाषाई विकास, किसी भी तरीके से डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसका जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट, जब हम उसके संपूर्ण विकास की बात करते हैं, एक बच्चे की किसी भी तरीके के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इन बच्चों के डेवलपमेंट में ना क्या लगता है, टीम वर्क लगता है। अकेले सिर्फ माँ बाप इनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, अकेले सिर्फ टीचर्स पर अगर छोड़ दिया जाए तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, अकेले किसी पर्टिकुलर चीज़ पे इनको आश्रित कर दिया जाए, या फिर जैसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है उन पे आश्रित कर दिया जाए, ये लोग नहीं ओवरऑल डेवलप कर पाएंगे। तो इनके लिए क्या चाहिए होता है, टीम चाहिए होती है। और तो वो टीम किन किन की होगी, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पेरेंट्स, अभिभावक। अभिभावकों के साथ काम करेंगे कौन, हमारे टीचर्स और पेरेंट्स के साथ काम करेंगे कौन, स्पीच ट्रेनर, ताकि उनका जो भाषाई विकास है वो हो सके। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, कभी दूसरे नॉर्मल बच्चों से अपने आप को अलग समझ रहा हो, कभी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में चला जाए बच्चा, कभी दबाव में आ जाए, मानसिक दबाव में आ जाए, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट की, ताकि वो अपनी कंडीशन के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए और किसी से भी अपने आप को कम ना समझे। इसके बाद आ जाते हैं सिबलिंग्स एंड पीयर्स, भाई बहन, और साथ ही इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भाई बहनों को या फिर पीयर्स को मतलब आपके जो दोस्त होते हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे यदि ज़रूरत पड़ती है तो। अब देखिए जी, एजुकेशनल इनकी जो नीड्स होती हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। क्लासरूम में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल एड्स यूज़ कीजिए, मतलब देखने योग्य। ड्राइंग हो गई, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी से आप कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, ऐसे विजुअल एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। ठीक है, कोई आप रियल ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, एप्पल पढ़ा रहे हैं, एप्पल दिखा रहे हैं, बनाना पढ़ा रहे हैं, बनाना दिखा रहे हैं, उन लोगों को जनरली फ्रंट रो में बिठाना चाहिए, या फिर उनकी जो क्लास का जो मैनेजमेंट होता है, जनरली क्या होता है स्कूल्स में ऐसे बैठते हैं ना बच्चे, ऐसे रोज़ होती है। ठीक है, बट इन बच्चों के लिए क्या होती है कि हम एक सेमी सर्कल इनके लिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल एक क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होती है, सेमी सर्कल के आकार में होती है, जिसमें कि सभी बच्चों के जो फेस होते हैं वो टीचर की तरफ होते हैं। टीचर जो भी साइन करता है यहाँ खड़ा होके बिल्कुल स्पष्ट इन बच्चों को दिखाई देते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? आगे देखते हैं। मेक श्योर वीडियोज़ आर कैप्शन्ड, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा इन बच्चों को दिक्कत होती है, तो जैसे जैसे वीडियोज़ आगे चल रही है वैसे वैसे आपने देखा है नीचे कैप्शन आते रहते हैं। जैसे कि कोई अगर जैसे हम लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, तो नीचे भी उसकी वर्डिंग्स आती रहती है कि वो इंसान बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैप्शन कर देना। तो हर वीडियो के नीचे कैप्शन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो देख के भी सीखे, प्लस उसकी लैंग्वेज का जो विकास है वो होता रहे। ठीक है, यूज़ TLM,
टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितना देखिए, जो हम पहले एक पैसिव लर्निंग होती थी ना, जिसमें एक सिर्फ टीचर ही बस खड़े होके बोलते थे, अपनी नॉलेज शेयर करते थे, बच्चे बिल्कुल साइलेंट रहते थे, ऐसा नहीं होता है इन बच्चों के साथ। आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब कि अलग अलग चीज़ें ले जानी पड़ेंगी उनको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे कोई हमें पढ़ाना है, सोलार सिस्टम पढ़ाना है, तो अलग अलग आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एक या फिर चार्ट पेपर दिखाना पड़ेगा, तो ये हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर आते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों से, रियलिस्टिक मटेरियल से या फिर कोई स्ट्रक्चरल मटेरियल है उससे आपको समझाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद रेगुलर मीटिंग करें, पेरेंट्स और टीचर्स, रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। आज इसने क्या सीखा, क्या इसने घर जाके बताया, क्या इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है क्लास में। मतलब टीचर डेली अपडेट देगी किनको, पेरेंट्स को, पेरेंट्स रेगुलरली किसको अपडेट देंगे, टीचर्स को, ताकि उसका संपूर्ण विकास हो सके। इसके बाद पार्टनर द चाइल्ड, देखिए जी, बच्चों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भागीदारी बनाए जिससे वे संवाद कर सके। मतलब कि बच्चे को, जैसे कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, उसके साथ कोई एक नॉर्मल बच्चा ज़रूर रखें, उसका बेस्ट फ्रेंड ज़रूर बनवाएं, जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर पाए, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाए। वरना होते ना कोई बच्चे बहुत अकेले बैठ जाते हैं क्लासरूम में, तो वो नहीं होना चाहिए, हमें अकेलापन नहीं चाहिए बच्चों में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है एनकरेज एंड मोटिवेट, प्रोत्साहित करें। यूज़ अ माइक्रोफोन, टीचर बोलने के लिए एक माइक्रोफोन का यूज़ करे ताकि उनके कानों में अच्छे से आवाज़ जा पाए, क्लियर आवाज़ जा पाए। ब्रेक डाउन वर्ड्स इनटू सिलेबस, हमें कोई एलिफेंट वर्ड इतना बड़ा बताना है नहीं, आप उसको तोड़ तोड़ के बताइए वर्ड को, कि इसको बोला कैसे जाता है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, ठीक है। मिनिमाइज अननेसेसरी साउंड, देखिए बाहर से ठक 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 की आवाज़ आ रही, कोई कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है, तो एज बीइंग अ टीचर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप जितनी भी अनवांटेड नेसेसरी वॉइस है वो कम से कम रखें, ठीक है। गेट बंद कर दीजिए, विंडो बंद कर दीजिए, अननेसेसरी साउंड को कट कर दीजिए, बिल्कुल क्लास में आनी नहीं चाहिए। प्रॉपर लाइटनिंग, क्यों, क्योंकि वो टीचर के साइन अच्छे से देख पाए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए जी, कोई आपसे पूछे कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता कितने तरीके का है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट 3 तरीके का होता है, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, जो कि DTPLSB में भी पूछा गया था, कि हेयरिंग लॉस किस तरीके का होता है, मतलब तो हम इसमें बोलेंगे कि बाइलेटरल हेयरिंग लॉस एंड यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस, मतलब कि द्विपक्षीय और एक तरफा, मतलब कि दोनों कानों से भी बच्चा जो है वो बहरा हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, वरना तो एक कान से भी, जिसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल, एक तरफा, एक कान उसका ठीक होगा, एक में हेयरिंग लॉस होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये दोनों तरीके के होते हैं, बाइलेटरल हेयरिंग लॉस भी होता है, यूनिलेटरल भी, मतलब कि द्विपक्षीय और एक तरफा भी होता है। इसके बाद हेयरिंग लॉस कैन बी प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, प्री नेटल जन्म से पूर्व, ठीक है, पोस्ट नेटल जन्म के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सीडेंट, तो किस किस तरीके का हो सकता है, जन्म से पूर्व भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, जिसमें 63 मिलियन पीपल क्या है, डेफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है। और जो डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग पीपल होते हैं, अगर वो एक साथ आ जाए, उनको बोला जाता है डेफ कम्युनिटी। कितने हैं आप याद रखेंगे, इंडिया लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में, जिसमें 63 मिलियन पीपल रहते हैं जो कि डेफ है या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग है या फिर डेफ कम्युनिटी है इंडिया में, ठीक है जी। एक इसमें बहुत मेजर एक पॉइंट है जो कि मैं आपको बताने वाली थी। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आपसे पूछा जाए कि डीबी को लिखने का तरीका क्या है, डेसिबल को किस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा, डी छोटा होता है और बी बड़ा होता है, डेसिबल को ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। डी छोटा है होता है, बी बड़ा होता है, कभी ये DTPLSB में पूछा गया था सवाल, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। डीबी कैसे लिखा जाता है, डी छोटा होता है, बी बड़ा होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी कैसे नापी जाती है, हर्ट्स में नापी जाती है, ठीक है। हर्ट्स को कैसे लिखा जाता है, एच बड़ा होता है, जेड छोटा होता है उसके साइड में, हर्ट्स, समझ गए, नहीं भूलेंगे। चलिए फ्रेंड्स,
यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मुझे लगता है कि हमने वीडियो में कुछ भी नहीं छोड़ा है हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट अचीव इट। एंड फ्रेंड्स, एक बात और मुझे आपसे कहनी थी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को जितना हो सके उनको समावेशी शिक्षा में हमें लाने की कोशिश करनी है, निरंतर कोशिश करनी है। आप भी टीचर बनने जा रहे हैं तो उनको किसी भी हक में कम मत आकिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।